बोला गया हर एक शब्द इस पूरी दुनिया को एक खास चश्मे से दिखाता है। तो आज की चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? 1. संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद। 2. भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। 3. लिंग के प्रकार और उसकी पहचान। 4. लिंग बदलने के नियम। और 5. लिंग निर्धारण और उसके कुछ बहुत ही मजेदार अपवाद। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। संज्ञा, परिभाषा और भेद। ये हमारी भाषा की सबसे बुनियादी इकाई है। कह सकते हैं कि ये वो नींव है जिस पर पूरी की पूरी भाषा टिकी हुई है। तो संज्ञा आखिर है क्या? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, भरतपुर या गर्मी। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा टूल है जिससे हम दुनिया की हर दिखने वाली और न दिखने वाली चीज पर एक लेबल लगा देते हैं। अगर किसी चीज का वजूद है तो उसका एक नाम है और बस वही नाम संज्ञा है। अब इन सारी संज्ञाओं को बांटा कैसे जाए? इसके 5 मुख्य भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 श्रेणियां इतनी व्यापक हैं कि किसी खास इंसान से लेकर अनगिनत पदार्थों तक सब कुछ इनमें समा जाता है। दुनिया भर की चीजों को व्यवस्थित करने का ये बहुत ही सटीक तरीका है। यहाँ व्याकरण का लचीलापन देखिए। विभीषण शब्द को ही लें। मूल रूप से ये एक खास पौराणिक पात्र का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब कोई कहता है अरे वो तो पूरे विभीषण निकले, तो यहाँ एक खास नाम का इस्तेमाल गद्दार का वर्णन करने के लिए हो रहा है, जो इसे जातिवाचक संज्ञा बना देता है। यही तो भाषा की असली खूबसूरती है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। आइए देखते हैं कि कैसे ठोस शब्द अमूर्त भावनाओं में बदल जाते हैं। शब्द अपना रूप कैसे बदलते हैं, ये प्रक्रिया वाकई देखने लायक है। जैसे एक जातिवाचक संज्ञा है बूढ़ा, इसमें प्रत्यय लगाया तो यह बुढ़ापा बन गया, एक अवस्था। इसी तरह सर्वनाम सर्व से बन गया सर्वस्व और विशेषण मीठा से बन गई मिठास। यहाँ तक कि थकना जैसी क्रिया भी थकावट के एहसास में बदल जाती है। ये किसी ठोस शब्द को एक भावना में ढालने की बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। अब आते हैं भाग 3 पर, लिंग, प्रकार और उसकी पहचान। यहाँ से हम हिंदी भाषा की दूसरी सबसे बड़ी वास्तुकला की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ लिंग के आधार पर दुनिया को बांटा जाता है। जब हम लिंग की बात करते हैं तो इंसानों और जानवरों को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटना तो बहुत सीधा और सरल लगता है ना? लेकिन हिंदी व्याकरण की खूबी ये है कि ये इस नियम को बेजान वस्तुओं और अमूर्त चीजों पर भी लागू करता है। चलिए इसकी किताबी परिभाषा को भी पक्का कर लेते हैं। लिंग शब्द का मूल अर्थ होता है चिन्ह। ये शब्द का वह रूप है जो बताता है कि कोई व्यक्ति, वस्तु या प्राणी पुरुष वर्ग का है या स्त्री वर्ग का। सोच कर देखिए, हिंदी में एक बेजान पत्थर, एक विशाल पहाड़ या बहती हुई नदी को भी एक व्याकरणिक लिंग दिया जाता है। दुनिया को देखने का यह कितना जीवंत नजरिया है। अब देखते हैं भाग 4, लिंग परिवर्तन के नियम। चलिए उन तार्किक सूत्रों को समझते हैं जो तय करते हैं कि कोई पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में कैसे बदलता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पूरा विज्ञान है। छात्र में आ जोड़ा तो वो छात्रा बन गया, लड़का के आखिरी स्वर को ई कर दिया तो लड़की हो गया। और जानवरों में देखें तो मोर के साथ नी या सांप में इन जोड़ने से उनका पूरा व्याकरणिक वर्ग ही बदल जाता है। कुछ नियम थोड़े और जटिल होते हैं, जैसे पंडित से पंडिताइन या शिक्षक से शिक्षिका बनना। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पिता और माता जैसे कुछ बुनियादी जोड़े पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र शब्द होते हैं। वे इन नियमों से परे अपनी खुद की अलग पहचान रखते हैं। और अब भाग 5, लिंग निर्धारण और उसके अपवाद। ये हमारे आज के विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ब्रह्मांड का वर्गीकरण कैसे होता है और वो कौन से मजेदार अपवाद हैं जो इन नियमों को तोड़ते हैं। खगोलीय पिंडों को ही ले लीजिए। नियम के मुताबिक सूर्य, चंद्रमा और मंगल जैसे भारी भरकम ग्रह पुल्लिंग माने जाते हैं। लेकिन हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी एक शानदार स्त्रीलिंग अपवाद है। हम इसे धरती माता कहते हैं, है ना? तो व्याकरण भी इसका पूरा सम्मान करता है। आमतौर पर जो भारी, ठोस या बुनियादी चीजें होती हैं उन्हें हिंदी में पुल्लिंग माना जाता है, जैसे अनाज में गेहूं और जौ।
विशाल पहाड़ों में हिमालय और अरावली, सोना, तांबा और हीरा जैसी धातुएं और रत्न। इसके अलावा दूध, घी, तेल जैसे तरल पदार्थ और ग्रहों तथा महीनों के नाम, ये सब पुल्लिंग होते हैं। और ये पिछली सूची के बिल्कुल उलट है। जो चीजें बहने वाली, संप्रेषणीय या समय से जुड़ी होती हैं, वे भारीपन के ठीक विपरीत हैं। इसीलिए तिथियां जैसे प्रथमा या अमावस्या, नदियां और झीलें जैसे गंगा या यमुना और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसी भाषाएं मुख्य रूप से स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। जैसे नदियों को ही लें, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन जहां नियम है वहां अपवाद भी होगा। सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी विशाल नदियां स्त्रीलिंग के इस नियम को बिल्कुल नहीं मानती। व्याकरण में इन्हें नद कहा जाता है और ये पुल्लिंग की श्रेणी में आती हैं। कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिनका लिंग व्याकरण में हमेशा फिक्स रहता है। उल्लू, कौवा और तोता हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जीव विज्ञान को स्पष्ट करने के लिए बस उनके आगे मादा लगा दिया जाता है, जैसे मादा उल्लू। इसी तरह मछली, मक्खी और तितली हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। नर होने का पता लगाने के लिए हम बस नर मछली कह देते हैं। मूल व्याकरण को छेड़े बिना सच्चाई बताने का ये कितना चतुर तरीका है। तो जरा सोचिए, जब हम एक बेजान पत्थर या बहती नदी को भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांट देते हैं, तो वो वास्तुकला दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे आकार देती है। इस विचार उत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। व्याकरण सिर्फ नियमों की कोई किताब नहीं है, बल्कि ये एक चश्मा है जिससे हम अपनी दुनिया को देखते और समझते हैं। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।